टेबर की नाइट टावर के ऊपर तैरते गार्डन्स पर काले बादल जमा हो रहे थे। तेज हवाएं उस आदमी पर कोड़े की तरह पड़ रही थीं। उसके पैरों के नीचे आग के गोल चक्र बन रहे थे। आसमान से बिजली गिरी और जमीन फट गई। स्ट्रैप पर लगी गोलियां चमक रही थीं। आदमी दोनों हाथों में पिस्टल्स पकड़े आगे की तरफ दौड़ रहा था। दूर ऊपर एक पंखों वाला साया नजर आया। कैमेलानिमस काले बादल पर बैठी थी। गार्डन की गार्डियन ने अपनी तर्जनी उंगली हिलाई। एडवेंचरर दौड़ते हुए तेज तेज गिरती बिजली को चकमा देता रहा। उसने टारगेट पर फायर खोला। लड़की ने हाथ हिलाकर सारी गोलियां मिटा दीं। फिर उसने हाथ उठाया और आसमान से एक विशाल बिजली का गोला नीचे गिरा दिया। काउबॉय हवा में उछला और पल भर में दुश्मन के पीछे आ गया। हवा में तैरते हुए उसने कई गोलियां दागीं। औरत दांत भींचकर पीछे मुड़ी। जमीन पर आग के अनगिनत गोल घेरे बन गए। आदमी की आंखें फैल गईं। उसे समझ में आ गया कि दुश्मन पूरे इलाके पर लाइटनिंग की बारिश करने वाली है। बादल घूमते हुए बवंडर में बदल गए। विच ने हाथ उठाया और चाहा कि ये आदमी राख बन जाए। सैकड़ों बिजली की कौंध एक साथ गार्डन पर गिरी। भारी धमाके के बाद धूल का गुबार उठा। एक चौड़ी टोपी घास पर गिर पड़ी। कैमेलानिम्बस ने शरारती हंसी हंसी। तभी अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब किसी ने पूछा कि क्या कुछ अच्छा हुआ है। एडवेंचरर उसके पास आया और पिस्टल उसकी तरफ तान दिया। नली चमक रही थी। शूटर ने दुश्मन को अलविदा कहा। उसकी आंखों के सामने बिजली चमकी और मैदान में भारी विस्फोट हुआ। काउबॉय को पीछे की ओर कूदना पड़ा ताकि चोट न लगे। वह भौहें चढ़ाता हुआ हैरान था कि उसकी प्रतिद्वंद्वी अपने शरीर से बिजली निकाल सकती है। गार्डन की गार्डियन उठी और अपने बाल हटाए। हीरो पीछे देखता है जब कोई उससे पूछता है कि क्या वॉन्डरर को मदद चाहिए। वॉरियर ने उसकी गिरी टोपी उठाकर दी। जमीन पर एक डरावना साया मंडरा रहा था। आदमी ने मदद लेने से मना कर दिया और कहा कि वो अपनी जान तक देने को तैयार है। उसका साथी बोला कि वो चुप नहीं बैठ सकता। एडवेंचरर ने टोपी ठीक की और कहा कि कई बातें न जानना भी अच्छी बात होती है। स्वॉर्ड्समैन ने शक से उसकी तरफ देखा। लड़की दोनों के ऊपर हवा में उठ गई। फाइटर ने भौहें चढ़ाईं और कहा कि वो इसमें उसकी मदद करेगा। गनस्लिंगर ने याद दिलाया कि उसने साफ कहा था कि बीच में मत पड़ना। महिला ने अपने ऊपर एक विशाल चमक पैदा की और पूछा कि क्या वे उसके रोरिंग स्टॉर्म ड्रैगन से बच पाएंगे। जमा हुई एनर्जी दो विशाल राक्षसों में बदल गई। काउबॉय ने टोपी पकड़ते हुए पूछा कि ये क्या है। वॉरियर ने बताया कि ये उसकी अल्टीमेट एबिलिटी है और कहा कि उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। माउथ खोलकर एडवेंचरर चिल्लाया कि वो खुद ही दोनों को संभाल लेगा और अपने साथी को दूर रहने को कहा। स्वॉर्ड्समैन ने भौहें समेटकर कहा कि वो ब्लैक ड्रैगन का सामना करेगा। दोनों राक्षस पास आते ही फाइटर दौड़ पड़ा। आदमी पीछे मुड़कर चिल्लाया कि उसका दोस्त पागल है। जैसे ही राक्षस उसके करीब आया, दुनिया थम गई। फाइटर का पैर हवा में रुक गया। लड़की भी हाथ उठाए ठहर गई। हीरो के पैरों के नीचे सुनहरे गियर्स घूमने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं। गियर्स से तेज रोशनी फूटने लगी। सुनहरे पंख गनस्लिंगर के शरीर को बांधने लगे। वो घबराकर चिल्लाया कि किसी ने उसकी मदद नहीं की और उसने अपने साथी से ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं था। वॉरियर हवा में अटका हुआ था। एडवेंचरर ने समझाया कि उसने उसे रुकने को कहा था, पर किसी ने बात नहीं मानी। ड्रैगन के मुंह के सामने खड़े आदमी ने कहा कि कोई उसे इससे निकाल दे, ये उसकी गलती बिल्कुल नहीं। हवा में दो बैरियर्स बने। जमीन लाइट पार्टिकल्स में टूटने लगी। अचानक तैरते गार्डन के हिस्से फिर से जुड़ने लगे। जैसे ही एडवेंचरर ने एक और मौका मांगा, दुनिया फिर से रंगों में लौट आई। स्वॉर्ड्समैन उछलकर खड़ा हुआ और आगे भागा। वो मुस्कुराया, खुश कि वे दोनों साथ आए थे। उसने कहा कि उसके बिना ये लड़ाई बर्बादी होती। व्हाइट ड्रैगन उसके पास से गुजरा और उसके साथी को निगल गया। फाइटर का मुंह सदमे से खुला रह गया। वो गिर चुके गनस्लिंगर के पास भागा और उसे उठने को कहा। जमीन पर पड़े आदमी की आंखें उलट गईं। उसके सामने की दुनिया धुंधली हो गई। उसे दुख हुआ कि सब इतना बेवकूफ़ी भरे तरीके से खत्म हुआ। एडवेंचरर की आंखें पागलपन में फैल गईं। उसने कहा कि वो यहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत कर चुका था और उसके दोस्त ने सब कुछ खराब कर दिया। जमीन पर पड़े गनस्लिंगर ने उसका अपमान किया। जुंग हैरान रह गया। अचानक पूरा दृश्य पिक्सल जैसा टूटने लगा। युवक ने भौहें कसकर सोचा कि वॉन्डरर उसे दोष क्यों दे रहा है जब वो खुद भी हमला नहीं रोक पाया। सीन बदलता है। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर लोग चल रहे थे। ऑनलाइन एक्शन गेम डंजन फाइटर में अराद महाद्वीप पर एक्सप्लोरर अपनी जान दांव पर लगाते थे। सुनहरी आर्मर चमक रही थी। ये लोग अपनी स्टैट्स बेहतर करने के लिए सब कुछ रिस्क कर रहे थे। एक आदमी पैसे गिन रहा था। कई लोग गेम से पैसे भी बना लेते थे। खिलाड़ी ने बनी कॉस्ट्यूम वाले बॉडी बिल्डर को डर से देखा।
तभी किसी ने उसे पीछे से बुलाया। वो मुड़ा। एडवेंचरर ने उसका हाथ पकड़ा और मदद मांगी, क्योंकि अराड विनाश के कगार पर था। ये आदमी सबसे अलग था, क्योंकि वो रोल प्ले के लिए सच में अपनी जान लगा देता था। शूटर ने हाथ उठाए और कहा कि उन्हें अवेकेंड आइसिस को हराना होगा। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या उसे सच में वहां ले जाना जरूरी है। आंखें बंद करके काउबॉय ने कहा कि रास्ते में आने वाले खतरों के बारे में बता दो, उसकी किस्मत अकेले लड़ने की है आखिरी सांस तक। गेम के कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने खड़े थे। मॉनिटर देखते हुए जुंग ने समझा कि ये आदमी रोल प्ले को बहुत सीरियसली ले रहा है, और उसे हंसी आ रही थी कि वो बॉस की जगह आइसिस से लड़ना चाहता है। कुर्सी पर बैठे लड़के ने सोचा कि वॉन्डरर बात ऐसे कर रहा है जैसे वो कोई एनपीसी हो, और उसे लगा कि ये आदमी रोल प्लेइंग की मजा ही नहीं समझता। स्क्रीन पर लाइव ब्रॉडकास्ट चालू हुआ। वही युवक अपनी जान व्यूज के लिए रिस्क पर रखता था। खिलाड़ी मुस्कुराया। 29 साल की उम्र में वो डंजन ब्रॉलर ऑनलाइन का वेटरन था। स्ट्रीमर ने सोचा कि वॉन्डरर शायद उसे उसके ट्यूटोरियल्स की वजह से ढूंढकर आया है। चैट में मजाक उड़ाते कमेंट्स आने लगे। कंप्यूटर के सामने बैठकर प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या ये आदमी सच में उसकी ब्रॉडकास्ट में आना चाहता है, और उसने उसकी भलाई के लिए मदद मान ली। गार्डन गार्ड से लड़ाई के सीन्स याद करते हुए जियांग को समझ आया कि शूटर कभी कभी बहुत पागलपन भरी बातें कह देता है। शायद वो बस स्ट्रीम पर अटेंशन चाहता था। गेम चैट में काउबॉय ने लिखा कि उसके हेल्पर ने सब गड़बड़ कर दी और वो ग्रुप छोड़ रहा है। लड़का चौंक कर खड़ा हो गया और पूछा इसका मतलब क्या है। घबराहट में उसने कंप्यूटर का प्लग खींच लिया। वह झुककर बोला कि रिकॉर्डिंग चली गई तो यूट्यूब पर कुछ अपलोड नहीं कर पाएगा। स्क्रीन सेवर आया। उसके मेमोरी में वॉन्डरर की खून सी लाल आंखें उभरीं। प्लेयर ने सोचा कि ये आदमी सिंपल कॉइन से रिवाइव हो सकता था, पर ऐसे लोग बस अटेंशन चाहते हैं। कर्सर एक फाइल पर गया जिसका नाम था माई लाइफ। स्ट्रीमर को याद आया कि शूटर की आखिरी बात ऐसे लगी जैसे वो सच में मरने वाला हो। उसने गेम आइकन पर डबल क्लिक किया। अचानक उससे चिंगारियां निकलने लगीं। युंग की आंखें फैल गईं। वो समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। उसके चारों ओर की दुनिया टूटने लगी। स्पेस में दरारें उसके कंप्यूटर डेस्क को निगल रही थीं। वो फर्श पर गिरा और डर से चीख उठा। कमरा बिखरने लगा। स्पेस की दरारों में उसकी बेडरूम की झलकें चमक रही थीं। पंखों वाली एंजल ने हाथ फैलाए। खिलाड़ी उसके हाथ पर खड़ा था। स्ट्रेंजर ने कल्पना की कि वो कैसे काऊ की दुनिया तोड़ चुका है, और बताया कि यूजर ने ब्लेड को छुआ और उसे तोड़ दिया। पसीने से भीगे स्ट्रीमर ने पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और ये जगह आखिर है क्या। लड़की ने उसे उंगली से छेदा और कहा कि अपनी की हुई गलतियों की जिम्मेदारी लो। हीरो की आंखें डर से फैल गईं। उसका शरीर स्पेस के अंदर गिरने लगा। तेज प्रकाश की किरण फैंटेसी वर्ल्ड पर गिरी। टकराव के साथ ही जमीन पर भारी धूल फैल गई। जंगल में एक विशाल क्रेटर बन गया। युंग ने जमीन पर पड़ी सॉर्ड को छुआ और पूछा कि यहां क्या हो रहा है। वो घबराकर भारी सांसें लेने लगा। उसने हाथ फैलाए और सोचा कि उसके साथ क्या हो गया है। अचानक सामने तेज धमाका हुआ। वो पीछे गिरा और जंगल में आग भड़क उठी। मॉन्स्टर्स बाहर आए। गॉब्लिन्स की लाल आंखें खून की प्यास से चमक रही थीं। उनके सामने हवा में एक हार्पी तैर रही थी। उसने गुस्से में कहा कि किसने उसकी प्यारी जंगल को ये हाल कर दिया, और वो उसे मौत की भीख मंगवाएगी। प्लेयर ने हाथ उठाए और माफी मांगते हुए कहा कि उसकी आग और नुकसान कर रही है। मॉन्स्टर्स आगे बढ़े और लड़की चिल्लाई कि वो इस गुनहगार को सबक सिखाएगी। स्ट्रीमर दौड़ पड़ा। जलते जंगल के बीच भागते हुए वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। एक पत्थर से ठोकर खाकर वो पानी के गड्ढे में गिर पड़ा। वह घुटनों के बल उठा। पानी में अपनी परछाई देख वो डर गया और सोचने लगा कि ये सब आखिर मतलब क्या है। जमीन पर पैरों के निशान थे। जंगल में मॉन्स्टर्स गश्त कर रहे थे और एक औरत चिल्ला रही थी कि दुश्मन ज्यादा दूर नहीं गया होगा। प्लेयर एक पेड़ के पीछे छिप गया और समझ गया कि ये सब डंजन ब्रॉलर ऑनलाइन के मॉन्स्टर्स थे। उसके दिमाग में गॉब्लिन, फायरी बीनो और टाओ की तस्वीरें चमक उठीं। स्ट्रीमर ने अपने हाथ की तरफ देखा और दंग रह गया। उसका पूरा अपीयरेंस बिल्कुल डार्क नाइट क्लास जैसा हो गया था। जंगल के बीच खड़ा एडवेंचर सोचने लगा कि वो सच में डंजन ब्रॉलर के अंदर आ चुका है। हीरो को याद आया कि उसने बस खेलने के लिए गेम आइकन पर क्लिक किया था। जुंग की आंखें फैल गईं और वो उलझन में पड़ गया कि अब वो असल दुनिया में कैसे लौटेगा। तभी पीछे से तेज आवाज आई। टाओ की पीठ पर बने जख्म से खून फव्वारे की तरह निकल रहा था। फायरी बाइनो पलटकर देखने लगी। नौजवान ने सावधानी से भौहें चढ़ा लीं। ब्लडी गोस्ट नाइट ने उस बैल जैसे मॉन्स्टर पर पैर रखा और हल्की मुस्कान दी। हीरो आगे बढ़े। प्लेयर एक तरफ से सब देख रहा था। हापी ने पूछा कि ये वॉन्डरर्स यहां तक कैसे पहुंच गए। एक आदमी अपनी सॉर्ड पर टेक लगाए खड़ा था। स्ट्रीमर ने पहचान लिया कि ये भी गेम की एक क्लास थी।
सीरिया ने सीने पर हाथ रखा और एडवेंचरर को याद आया कि ये डंजन ब्रॉलर की एक एनपीसी है। लड़की ने भौहें उठाईं और पूछा कि आखिर मॉन्स्टर्स ने जंगल में आग क्यों लगाई, और फिर मदद की पेशकश की। पेड़ के पीछे छिपकर प्रोटैगनिस्ट को लगा कि ये शायद शुरुआती क्वेस्ट्स में से एक है, क्योंकि वे जंगल की आग की बात कर रहे थे। जाइजिंग ने कैरेक्टर और इंसान के बीच बराबरी का निशान खींचते हुए सोचा कि अगर यहाँ इवेंट डायलॉग शुरू हुआ है तो गोस्ट नाइट एक असली इंसान होगा जो अभी क्वेस्ट पूरी कर रहा है। स्वॉर्ड्समैन के सिर के ऊपर क्लास का नाम चमक उठा। वॉरियर ने हथियार आगे उठाया और तेजी से दौड़ा। उसने मॉन्स्टर को जख्मी कर दिया। फायरी बीनों ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कई फायरबॉल्स चलाईं, जिनसे फाइटर आसानी से बच गया। फिर स्ट्रेंजर हवा में ऊंचा उछला। गोस्ट नाइट ने दुश्मन पर अपनी ब्लेड तानकर सीधा नीचे की तरफ झपट्टा मारा। मैदान में जोरदार धमाका हुआ। हार्पी पीछे हट गई। उसकी हथेली में आग की एनर्जी जमा हो रही थी। तभी वॉरियर एकदम पास पहुंच गया। मॉन्स्टर डर से चीख उठी। फाइटर ने सॉर्ड से उसका शरीर 2 हिस्सों में काट दिया और आगे बढ़ गया। पेड़ के पीछे खड़े लड़के की आंखें चमक उठीं। उसने कहा कि ये आदमी वाकई जबरदस्त है। स्क्रीन पर तो सब कुछ बिल्कुल अलग लगता था। मॉन्स्टर जमीन पर गिर गई। प्लेयर को लगा कि ये मौत काफी दर्दनाक है और असल दुनिया का अनुभव गेम से बिल्कुल अलग है। फायरी बीनों ने अपना सिर उठाया और कहा कि श्याओता ने उन्हें यहां आने दिया था किसी वजह से। एडवेंचरर हैरान था कि वो अब भी जिंदा कैसे थी। मॉन्स्टर उठ खड़ी हुई और बताने लगी कि 10 साल पहले यहां क्या हुआ था। हीरो को यकीन नहीं हुआ कि बॉस अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही खून उलटने लगा। सीरिया अपने साथी के पास पहुंची। यूंग समझ गया कि अब ज्यादा देर चुप रहकर नहीं चलने वाला। उसने सोचा कि ये आदमी शायद उसकी मदद कर सकता है। उसने मुंह खोलकर वॉन्डरर को पुकारने की कोशिश की कि तभी उसके सामने सुनहरी गियर्स प्रकट हुए। गियर्स ने उसे जकड़ लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। मॉन्स्टर ने कहा कि वो इस आग को शांत नहीं कर सकती। गियर ने प्लेयर का मुंह बंद कर दिया। 2 और गियर्स ने उसके हाथ बांध दिए। स्ट्रीमर को एहसास हुआ कि वो न बोल सकता है, न हिल सकता है। एडवेंचरर ने पीछे देखा। फायरी बाइनों ने रास्ते की ओर इशारा किया और कहा कि अगर हीरो जिंदा रहने की उम्मीद रखते हैं तो आगे बढ़ें। प्रोटैगनिस्ट ने समझ लिया कि इसका मतलब ये था कि वो आदमी अब अगले डंजन की तरफ जाने वाला है। हीरो आगे बढ़ गए। आखिर में सीरिया ने हार्पी को शुक्रिया कहा। लड़के बर्निंग फॉरेस्ट से गायब हो गए। जमीन की 2 फटी हुई सतहें फिर से जुड़ गईं। जूंग के मुंह पर लगी गियर गायब हो गई। वॉन्डरर्स के पीछे भागते हुए लड़का नाराज था कि वे उसे छोड़कर चलते बने, और उसे शक हुआ कि उस अजीब आंख ने जानबूझकर उसे गोस्ट नाइट से इंटरैक्शन करने से रोका था। उसने नाखुशी से मुंह तिरछा किया, फिर चिल्लाकर कहा कि उसे नहीं पता कि ये अजीब ताकत उसे क्यों रोक रही है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा। स्ट्रीमर ने हाथ गिराए और महसूस किया कि वो इस तरह नहीं जीत पाएगा। पेड़ से टिककर उसने महसूस किया कि यहाँ अंधेरा, नमी और डर था, जैसे डार्क थंडरलैंड्स हमेशा से ऐसे भयावह हों। हीरो ने भौहें चढ़ाईं और याद किया कि ये स्टार्टिंग डंजन है जिसकी टाइमिंग 10 मिनट से भी कम होती है। जुंग ने खुद को सीने पर थपकी दी और समझा कि उसे जल्दी करनी होगी, क्योंकि गोस्ट नाइट अगर समय पर डंजन क्लियर कर गया तो डंजन गायब हो जाएगा। तभी उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। लाल आंखों वाले लिविंग डेड जंगल से बाहर आए। ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लड़का डर के मारे पेड़ से चिपक गया और चिल्लाया कि उसके पास वेपन है। गूल ने पंजा मारा तो वो तेजी से बच गया। मॉन्स्टर ने पेड़ पर अपने नुकीले पंजे चलाए। उसने मुंह चौड़ा खोला और लंबी जीभ बाहर निकाली। प्लेयर भागने लगा और सोचा कि ये सब तो गेम जैसा बिल्कुल नहीं है। लिविंग डेड ने दुष्ट हंसी दी। स्ट्रीमर ने तय किया कि गेम में ये नॉर्मल मॉब्स होते हैं, पर अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। तभी बगल में एक रोशनी चमकी। किसी की चीख सुनाई दी। एडवेंचरर ने टेंस होकर उस ओर देखा और सीरिया की आवाज पहचान ली। उसने दौड़ लगा दी और सोचा कि गोस्ट नाइट भी वहीं होगा। आगे एक वॉन्डरर दिखाई दिया। जिसंग बर्फीली क्लियरिंग पर पहुंचकर चिल्लाया कि उसने उसे आखिरकार ढूंढ लिया। एनपीसी बर्फ में जकड़ा हुआ था। मॉन्स्टर ने दांत दिखाए। गल्जिश ने मुड़कर कहा कि उसने अपने दुश्मन को ढूंढ लिया है। लड़के ने हैरानी से मुंह खोल दिया। लड़के ने आदमी के कंधे पर हाथ रखा और समझ गया कि ये बॉस से लड़ रहा है। उसने पूछा कि क्या वे बात कर सकते हैं। मॉन्स्टर ने स्टाफ घुमाया। प्लेयर आश्चर्य से वॉन्डरर को देख रहा था, जो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। स्टाफ के वार से भारी आइस वेव उठी। स्ट्रीमर ने तुरंत साइड में छलांग लगाई। गोस्ट नाइट का शरीर आइस ब्लॉक में बंद हो गया। बैटलफील्ड में लिविंग डेड दिखाई दिए। बॉस ने कहा कि वो चाहता है कि आउटसाइडर इंटरफियर न करे। एडवेंचरर मुट्ठियों से आइस ब्लॉक पर वार करता रहा और उसे बाहर आने को कहता रहा। ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि स्वॉर्ड्समैन फिलहाल AFK है। गूल ने पंजा मारा।
केजिंग की छाती पर घाव बन गया। लड़का डर से चिल्ला उठा। मॉन्स्टर फिर से झपटा मारने लगा। लड़के ने आंसुओं के साथ सॉर्ड आगे करके खुद को बचाने की कोशिश की। उसे तेज दर्द हुआ और वो सोचने लगा कि क्या वो यहीं मर जाएगा। डेड क्रीचर ने खाली आंखें फैलाकर हंसी। स्ट्रीमर ने सोचा कि वो मरना नहीं चाहता और चिल्लाकर मॉन्स्टर से दूर रहने को कहा। एडवेंचरर ने दुश्मन को 2 हिस्सों में चीर दिया। डार्क नाइट ने ध्यान से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लिविंग डेड का सिर उड़ गया। गल्जिश ने स्टाफ उठाकर युद्ध की दहाड़ लगाई। ज़ॉम्बीज़ प्रोटैगनिस्ट पर टूट पड़े। लड़के ने हल्की मुस्कान दी, उसे कुछ समझ आया था। ज़ाओंग ने एक ही वार में सारे गूल्स खत्म कर दिए। मॉन्स्टर का सिर बीच से फट गया। लड़के को एहसास हुआ कि वो ये स्किल्स पिछले 10 सालों से हर दिन देखता आया है। उसने मॉन्स्टर की रीढ़ काट दी और सोचा कि ये एबिलिटीज उसकी यादों में बस चुकी हैं। उसके दिमाग में स्किल्स की आइकॉन्स चमक उठीं। प्लेयर दुश्मनों की भीड़ चीरकर निकल गया और सोचा कि उसका शरीर खुद ब खुद हर स्किल सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसने एबिलिटीज के बारे में सोचा, स्ट्रीमर ने सॉर्ड आगे उठाया और बॉस को कहा कि अब प्रार्थना शुरू कर लो। गल्जिश ने कई आइस एरोज छोड़े। एडवेंचरर ने आंखें चौड़ी कीं और अपरकट स्किल का इस्तेमाल किया। उसने हवा में ही आइस ब्लॉक्स काट दिए। दूर से लिविंग डेड उस पर हमला करते रहे। प्रोटैगनिस्ट ने सख्ती से भौहें चढ़ाईं। एक सामान्य हमला, एक तेज कट और फिर दूसरा अटैक, ये पूरी सीक्वेंस उसके दिमाग में कौंधी। जाइसन दुश्मन के करीब पहुंच गया। गूल ने उस पर एक विशाल ग्लेशियर गिराने की कोशिश की। बर्फ का भारी टुकड़ा जंगल के ऊपर तक उठा। ज़ॉम्बी चौड़ी मुस्कान के साथ हंसा। अचानक अंधेरे में तेज चमक हुई। लड़का पल भर में दुश्मन के पीछे आ गया। उसने पूरी ताकत से सॉर्ड चलाया। मॉन्स्टर डर से पलटा। प्लेयर ने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। बॉस का सिर लंबाई में 2 हिस्सों में बट गया। अपनी पिछली अटैक्स याद करते हुए स्ट्रीमर ने सोचा कि स्किल्स और कॉम्बोज पिछले अटैक की एनिमेशन रोक देती हैं और नई एनिमेशन इंस्टेंटली शुरू कर देती हैं, जिससे बंदा थोड़ी दूरी तक टेलीपोर्ट जैसा मूव कर लेता है। विशाल ग्लेशियर टूट गया। एडवेंचरर ने हथियार नीचे किया और कहा कि ये टाइम रिफ्ट था। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ उठाकर बताया कि ये डार्क नाइट क्लास की सबसे खास टेक्निक है। सीन बदलता है। गिश का खून हर तरफ बिखरा था। अपनी आखिरी सांस में उसने कहा कि मैजिक सर्कल को फिर से पूरा करना होगा। जिंग ने मॉन्स्टर के सिर पर आखिरी चोट मारी और उसे खत्म कर दिया। प्लेयर चाहता था कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि उसे याद भी नहीं रहा था कि गोस्ट्स इतने जिद्दी होते हैं। दम तोड़ते गुलगिश ने आखिरी सांस ली। प्रोटैगनिस्ट के पीछे सीरिया दिखाई दी। जिसिंग ने सोचा कि मरते मॉन्स्टर के आखिरी शब्दों का मतलब क्या था और उसे एहसास हुआ कि शायद गूलिश डंजन का ब्रेक थ्रू शुरू हो चुका है। उसने गलती से गोस्ट नाइट का क्वेस्ट क्लियर कर दिया था। जब जिसंग सोच में डूबा था, क्रीचर गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब कार्ड प्रकट हुआ। हीरो ने उसे नोटिस किया। उसने कार्ड उठाया और पूछा कि ये क्या है, लेकिन कार्ड चमकने लगा। दुनिया फिर से टूटने लगी और बुद्धि की देवी नमीर फिर से उसके सामने आ गई, जिसे स्ट्रीमर अभी तक पहचान नहीं पाया था। युंग गुस्सा हो गया क्योंकि वो ये सब फिर से झेलना नहीं चाहता था, लेकिन नमीर ने अपनी बात शुरू कर दी। वो प्रभावित थी क्योंकि उसके सामने एक ऐसा इंसान था जिसे दूसरे डायमेंशन से बुलाया गया था। उसने कहा कि युंग ने फायर गार्डियन बनने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। उसी पल स्ट्रीमर को नमीर याद आ गई। उसे भरोसा था कि पहली मुलाकात में वो उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था, पर यही थी एक डीएटी, एक ऐसा प्राणी जो दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकता था। यह सोचकर जुंग और चिढ़ गया। वो चिल्लाया कि नमीर कोई गेम कैरेक्टर नहीं है, वो तो गेम का हिस्सा भर थी। फिर उसने कैसे उसे रियल दुनिया से यहां खींच लिया? देवी ने सच्चाई बता दी। इतना समय वो स्ट्रीमर को देखती रही थी और उसे लगा कि यही वो शख्स है जो ये मिशन पूरा करने के लिए एक तेज धार वाली ब्लेड बन सकता है। अगर युंग पूरी जिंदगी अराद को समर्पित कर दे तो वो इस दुनिया की असली ब्लेड बन सकता है। लेकिन युंग को ये सब मंजूर नहीं था। वो समझ नहीं पाया कि देवी नमीर उसके सवालों को अनदेखा क्यों कर रही थी। अचानक स्ट्रीमर को उसकी बातों का असली मतलब समझ आने लगा। उसे याद आया कि बीपीएल में ब्लेड एक एडवेंचरर को दर्शाता था, मतलब एडवेंचरर्स को कंट्रोल करने वाले यूजर्स होते थे। युंग को लगा कि नमीर उसे एडवेंचरर नहीं, यूजर की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। नमीर उसके नाम से बात आगे बढ़ाती, इससे पहले ही जंग ने जोर से नहीं चिल्लाकर उसे रोक दिया। उसे समझ में आ गया था कि देवी उसे अपनी मर्जी का काम करवाना चाहती है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया क्योंकि प्रोटैगनिस्ट तो बस वापस घर जाना चाहता था। नमीर की आवाज और सख्त हो गई। उसकी हथेली में एक छोटा सा पर्पल शार्ड उभरा। युंग नाराज होकर चिल्लाता रहा कि देवी ये कैसी बेकार बातें कर रही है। तभी शार्ड सीधा डार्क नाइट की ओर उड़कर उसके माथे पर लगा और वो वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखों के सामने यादें चमकने लगीं। एक भटकने वाले आदमी को मदद की पेशकश,
उसका चेतावनी न मानना, और वॉन्डरर के वो आखिरी शब्द जिसमें उसने युंग को दोषी ठहराया था कि उसने मदद नहीं की और सब बर्बाद कर दिया। ये सब समझते ही डार्क नाइट हवा में ही रुक गया। टूटे हुए वर्ल्ड के टुकड़े उसके आसपास तैरते रहे। युंग की सांसें रुक गईं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने अपना मुंह ढक लिया, लेकिन अगले ही पल उसे इतनी घिन महसूस हुई कि वो हवा में ही झुककर उल्टी करने लगा। नामिर ने सारी सच्चाई बताई। प्रोटैगनिस्ट ने जिस ब्लेड को नष्ट किया था वो जुंग की ही डायमेंशन का इंसान था। वॉन्डरर की छवि फिर सामने आई। देवी ने कहा कि अपनी अहंकार के कारण वॉन्डरर ब्लेड की किस्मत के खिलाफ चला गया और टाइम के रूलर्स उसे रोकने आए। फिर देवी ने स्ट्रीमर का फैसला सुना दिया कि ये सब उसके ज़मीर पर रहेगा। जुंग हिला भी नहीं, आंखों में आंसू भर आए। हर पल उसका शरीर और ठंडा पड़ रहा था। धीरे धीरे नमीर के शब्द उसके मन में जगह लेते गए। उसे समझ नहीं आया कि वॉन्डरर सच में उसकी तरह कोई इंसान था या नहीं। अगर था तो जुंग ने सच में किसी को मार दिया था। देवी नमीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने दिखाया कि अराड में फिल्थ कैसे फैल रही थी। जिसिंग अभी भी संभला नहीं था। उसने फिर पूछा कि आखिर ये सब क्या है। नमीर ने कहानी आगे बढ़ाई। उसने कहा कि ये फिल्थ क्वेस्ट्स को बाधित कर रही है और ब्लेड्स को गलत रास्ते पर ले जा रही है। स्ट्रीमर की आंखों के सामने तस्वीर उभरी कि ब्लेड्स कैसे रास्ते से भटककर अंधेरे में गिर रहे थे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अराड अंधकार में डूब जाएगा। देवी ने उसे अपना ब्लैकस्मिथ टोंग्स बनने और ब्लेड्स को सही रास्ते पर ले जाने की पेशकश की। नमीर ने हवा में तैरते डार्क नाइट की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। जिजून को यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उसने पूछा कि ये सही रास्ता आखिर है क्या। उसके सामने टूल टोंग्स की छवि आई। शायद वही नहीं जो नमीर चाहती थी। उसने याद किया कि वो यहां कैसे पहुंचा। वो फिर से गोस्ट नाइट और उसके पीछे वाली फाइट को याद करता है। जब प्लेयर गलगिश से लड़ रहा था, सीरिया मैजिक सर्कल को प्यूरिफाई कर रही थी। यही सही क्रम था। लेकिन गोस्ट नाइट नहीं हिला, इसलिए सीरिया भी वहीं जम गई। ये संयोग था, लेकिन अगर जीसिंग वहां नहीं होता तो सीरिया मर भी सकती थी। उसने सोचा कि अगर सीरिया मर जाती तो अगला क्वेस्ट शुरू ही नहीं होता, पूरी कहानी ही आगे नहीं बढ़ती। तभी उसे समझ आया, फिल्थ दरअसल एक बग है और ब्लैकस्मिथ टोंग्स वही है जो इस बग को रोकता है। नमीर ने अपने पंख फड़फड़ाए और कई पंख गिर पड़े। उसने खुशी से स्वीकार किया कि जिसिंग सही सोच रहा था। यही टोंग्स का काम है। देवी बोली कि अब उसके जाने का समय है। उसने पंखों की जोरदार हवा से डार्क नाइट को धक्का दिया और वो दूर उड़ गया। हीरो घबराकर हवा को रोकने की कोशिश करता है, पर नमीर कहती है कि उसे ब्लेड्स की मदद करनी होगी और फिल्थ साफ करनी होगी। जल्दी करो और इसके स्रोत को ढूंढो। दुनिया के टूटे टुकड़े फिर उसके आसपास प्रकट हुए। डार्क नाइट ने एक टुकड़ा पकड़ लिया। वो चिल्लाता रहा कि नमीर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे उसने उसकी बात मान ली हो। उसने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया। देवी ने उसे अनसुना कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि जब वो अपनी ड्यूटी पूरी कर लेगा, नमीर उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देगी। युंग शांत नहीं हुआ। वो नमीर से हिसाब करना चाहता था, पर देवी स्ट्रीमर से दूर उड़ चुकी थी। दुनिया के टुकड़े पकड़े वो नीचे गिरता गया और उसके पीछे पीछे वो चिल्लाता रहा। स्ट्रीमर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम ताकत के साथ वो ये सब कैसे करेगा। उसने कम से कम कोई एबिलिटी देने की मांग की। देवी ने उसकी बात सुनी। फ्रैगमेंट्स उसके सामने लाइन में खड़े हो गए। नामीर ने कहा कि वो उसे ऐसी शक्ति तो नहीं दे सकती जो रियलिटी को फाड़ सके, लेकिन एक आइटम दे सकती है। उसे समझदारी से चुनना चाहिए। फ्रैगमेंट्स में शील्ड, सॉर्ड और कई आइटम्स थे। प्रोटैगनिस्ट जैसे मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखता रहा। रेयर एवेटार्स, एपिक इक्विपमेंट और वो खुद मैकेनिज्म मास्टर भी था। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और जैसे उसे झटका लगा हो। उसने देवी की तरफ देखा और कहा कि नहीं, उसे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। उसे याद आया रॉयल कॉन्ट्रैक्ट। उसने देवी से कहा कि बाकी सब भूल जाओ और वही दे दो। ऊपर से एक फ्रैगमेंट नीचे उतरा। नामिर को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने कहा, एज यू विश। फ्रैगमेंट में एक गोल्डन क्राउन थी जिसके बीच में हीरा चमक रहा था। फ्रैगमेंट टूटा और क्राउन तेज सोने की रोशनी में बदल गई। जीजिंग उस रोशनी से आंखें ढककर रह गया। फिर उसने आंखें खोलीं और अपने आसपास फैली सुनहरी चमक देखकर दंग रह गया। उसके मुंह से बस यही निकला, वाओ। देवी उसे आगे भेजने ही वाली थी कि उसने उसे रोका और पूछा कि क्या वो सच में उसे कुछ और नहीं देगी, कम से कम इन्फिनिट स्टैमिना ही दे दे। नमीर ने कहा कि ब्लैकस्मिथ टोंग्स को इसकी जरूरत नहीं, वो सिर्फ उसके रेजिंग माइंड और स्ट्रेस को शांत कर देगी। देवी हंसती हुई उसे नीचे भेजती रही। युंग फिर हैरान हुआ, पर उससे पहले नमीर ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये आखिरी बार है जब वो उसे बुला रही है। अब जरूरत पड़े तो उसे खुद नमीर को ढूंढना होगा।
और भले ही वो उसे इंटरडायमेंशनल कॉरिडोर में दोबारा न देख पाए, पर नमीर का एक हिस्सा उससे मिलेगा। दुनिया उसके आसपास बदलने लगी। अंत में मुस्कुराते हुए नमीर बोली कि वो जसून की उपलब्धियों का इंतजार करेगी। डार्क नाइट जोर की टक्कर से जमीन पर गिरा और धुआं उठता रहा। रात चारों तरफ फैली थी। एक डरावना जंगल उसके सामने था, पर वो ऐसी गिरावट का आदी हो चुका था। अचानक पीछे से शोर उठा। कोई चिल्ला रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक प्लेयर था और उसके पास ही सीरिया खड़ी थी, पूछ रही थी कि एडवेंचरर ठीक है या नहीं। जुम झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने लगा कि चल क्या रहा है। क्या ये वही गोस्ट नाइट था? क्या वो अभी भी इवेंट क्लियर कर रहा था? लक की वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। जुम ने सोचा कि ये सही समय नहीं। गोस्ट नाइट ने अचानक मैजिक सर्कल देखा। प्रोटैगनिस्ट ने तय किया कि वो उन दोनों का पीछा करेगा। उसने झाड़ियों के नीचे जल्दी से अपने आप को छिपाने के लिए कुछ टहनियां बालों और कपड़ों में लगाईं। दूर सूरज की हल्की किरणें उभरने लगीं। जंगल अब इतना डरावना नहीं लग रहा था। जुंग उन दोनों का पीछा करते करते एक विलेज में पहुंच गया जहां बाकी ब्लेड्स थे। उसने अपना डिस्गाइज हटाया और कोने से झांक कर देखा। उसे याद आया कि इस जगह को एल्विन गार्डियन विलेज कहते हैं। उसकी आंखों के सामने विलेज का पिक्सल वाला गेम वर्जन चमक गया। डार्क नाइट ने गोस्ट नाइट और सीरिया को देखते हुए मुट्ठी भींच ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो सच में गेम के अंदर है। ब्लैकस्मिथ टोंग्स बन रहा है। फिल्थ एग्जिस्ट करती है। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। हीरो ने आंखें बंद की। एक बात साफ थी, वॉन्डरर की मौत फिर सामने आ गई और अब उसे मौतें रोकनी होंगी। जिजोंग ने आंखें खोलीं। उनमें निश्चय था। वो एडवेंचरर और सीरिया के पीछे दौड़ा इस सोच के साथ कि वो अराड में सच में ब्लैकस्मिथ टोंग्स बनेगा, क्योंकि उसे हर हाल में यहां से जिंदा निकलना था। प्रोटैगनिस्ट गोल्डन फ्रूट्स इकट्ठे करते हुए सोच रहा था कि नमीर ने गार्डियन की जो जॉब बताई थी वो असल में उन प्लेयर्स की मदद करना था जिनकी स्टोरीलाइन रास्ते से भटक गई थी। इसलिए उसे सबसे पहले उस सिटी पहुंचना था जहां उसका क्वेस्ट चल रहा था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा कि रास्ते में कुछ चीजें चेक कर लेगा। उसे याद आया कि उसे कुछ मिला था, इसलिए उसने सिस्टम खोलने का फैसला किया। इन्वेंट्री विंडो खुलते ही उसने हैरानी में कहा कि वो ट्रेनिंग के लिए सॉर्ड वहीं छोड़ आया था। वो फ्रूट्स इन्वेंट्री में डालने लगा और सोचने लगा कि नमीर का उसका सॉर्ड वापस करना थोड़ा क्यूट था। उसने इन्वेंट्री स्क्रॉल की और महसूस किया कि उसकी सारी चीजें तैयार थीं। पहले वो स्टेटस विंडो खोलना चाहता था, लेकिन आखिरी पल में उसने डिटेल विंडो खोल दी। विंडो में कुछ बदला नहीं, जिससे साबित हुआ कि उसके पास मिनी मैप नहीं है और उसे सिर्फ इन विंडोज से ही काम चलाना होगा। फिर भी ये विंडोज गेम की तुलना में ज्यादा सिंपल लग रही थीं। उसने पैनल को गौर से देखा। सिस्टम उसे लेवल 2 दिखा रहा था और इससे साफ था कि इस दुनिया में वो अपनी सोच से भी बड़ा कमजोर था। उसे नामीर की वो बात याद आई कि इंटरडायमेंशनल कॉरिडोर के जरिए वो उन जगहों तक पहुंच सकती है जहां जाना मुश्किल है। उसे आर्चमेज का इंटरडायमेंशनल कॉरिडोर याद आया। उसी से होकर उसे घर लौटने का रास्ता मिलता, लेकिन उसके लिए उसे 3895 फेम चाहिए था, जबकि उसकी वर्तमान एडवेंचर फेम सिर्फ 6 पॉइंट्स थी। जिसिंग ने विंडो बंद की और कहा कि ये मुश्किल होगा, क्योंकि असली समस्या नमीर थी जो दिखती है वैसी है नहीं। उसने मशाल जलाई और सोचा कि चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले, क्या नमीर सच में उसे घर जाने देगी? सीन बदलता है। प्रोटैगनिस्ट ने पेड़ से जोर से एक डाली तोड़ी। थोड़ी देर बाद वो आग के सामने बैठा फ्रूट्स चबा रहा था और सोच रहा था कि उसे भूख या पेट भरने जैसा कुछ महसूस नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही जैसा नमीर ने बताया था। उसे याद आया कि देवी ने कहा था कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो फिल्थ एरॉड को तबाह कर देगा। उसने हंस को जादुई स्फीयर बनाते हुए कल्पना की और सोचा कि इस गेम में नमीर का मकसद क्रिएटर गॉड को रिवाइव करना था ताकि वो दुनिया को फिर से बना सके। उसने आसमान में एक विस्फोट, धरती पर गिरती तेज रोशनी और दुनिया के फटने की तस्वीरें सोची। यानी देवी की मदद करके वो आर्ड की तबाही और करीब ला रहा था। प्रोटैगनिस्ट आग के सामने लेट गया। आग की गर्मी उसे जला रही थी और वो झुंझलाकर बोला कि ये सिर्फ एक गेम है और उसे बस घर लौटना है। सीन बदलता है। सुबह होती है। जिंग ने ठान लिया कि वो घर जरूर जाएगा। वो क्लिफ पर पहुंचा जहां एक खूबसूरत सिटी सामने दिखाई दे रही थी। उसने तय किया कि वो पहले हेंडन वर्ल्ड जाएगा। वो बेलवर्ल्ड की राजधानी के गेट पर लाइन में खड़ा था, भारी सांस लेते हुए कि यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। उसने मुस्कान के साथ सोचा कि गेम में ये रास्ता सिर्फ 10 सेकंड का होता। तभी गार्ड्स ने अपनी हॉलबर्ड्स क्रॉस करके उसका रास्ता रोक दिया। दोनों सैनिकों ने शक भरी नजरों से उसे देखा। साइसंग रुक गया और घबरा गया। उसे याद नहीं आ रहा था कि पास मांगा जाएगा। फिर उसे समझ आया कि ये वही सेटिंग है। तभी जंगल से एक आदमी निकला और पूछा कि क्या उसे पास चाहिए और क्या वाकई उसका काम हेंडन वर्ल्ड में है। ये आदमी लाइनस था, जो अब अपने कंधे पर बड़ा गियर लिए खड़ा था। वो आमतौर पर खिलाड़ियों का स्वागत करता था,
हे आई हैवंट सीन यू हियर बिफोर। जुंग शर्म से लाल हो गया और उसे नाम लेकर बुला दिया। आदमी हैरान हुआ और पूछा, क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि ये वही एनपीसी है जो पास देता है। वो अचानक उछल पड़ा और चिल्लाकर पास मांगने लगा, लेकिन लायनस ने साफ मना कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो किसी सड़क पर खड़े अजनबी को पास क्यों दे। प्रोटैगनिस्ट घबरा गया क्योंकि गेम में पास सीरिया को बचाने पर मिलता था। यहां वो ट्रस्ट कैसे कमाए? युंग ने सिर पकड़ लिया और मन ही मन रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि उसका एक दोस्त है जो अजीब बीमारी से जूझ रहा है। वो भूत देखता है, आवाजें सुनता है, हालात बहुत खराब हैं। उसे कजान सिंड्रोम हो गया है और अब वो किसी पर भी हमला कर देता है। उसने सुना है कि हेंडन वर्ल्ड में एक मशहूर अल्केमिस्ट है, इसलिए वो यहां दौड़ता हुआ आया क्योंकि वो अपने दोस्त को पीड़ित नहीं देख सकता। वो घुटनों पर गिर गया और बोला कि उसे नहीं पता था कि शहर में घुसने के लिए पास चाहिए। उसने लायनस से मदद मांगी कि नहीं तो उसका दोस्त पागल हो जाएगा। लायनस ने लंबी सांस ली। प्रोटैगनिस्ट ने डरते हुए साइडवेज देखा कि कहीं उसकी इमोशनल एक्टिंग काम ना आ रही हो। अचानक जमीन पर आंसू टपकने लगे। लायनस फूट फूट कर रोने लगा। जुंग घबरा गया, लेकिन लायनस ने मुंह फेरकर कहा कि आंखों में रेत चली गई। फिर लायनस बोला कि अगर अभी कोई उससे पास, खाना, पैसे और उसकी बनाई हुई ग्रेट सॉर्ड भी ले जाए तो भी उसे पता नहीं चलेगा। जुंग घुटनों पर गिर गया और उसका शुक्रिया करने लगा। लायनस ने थम्स अप दिया और कहा कि वो उम्मीद करता है कि जुंग अपने दोस्त को बचा लेगा। सीन बदलता है। प्रोटैगनिस्ट चेकपॉइंट की लाइन में थका खड़ा था। उसने अपने लाइसेंस प्रोफाइल को याद करके राहत महसूस की, लेकिन उसे बुरा लगा कि उसने किसी की कमजोरी का फायदा उठाया। तभी गार्ड ने उसे आगे बुलाया। जम गार्ड के पास से मुस्कुराते हुए गुजरा और सोचा कि उसे गिल्टी फील नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एनपीसी हैं, इन्हें लेकर अटैच होने की जरूरत नहीं। सीन बदलता है। सूरज सड़क पर चमक रहा था। चौराहे पर भीड़ लगी थी। जम शहर की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वह क्राउड की तरफ भागा जहां से खुश आवाजें और खरीदारी की पुकारें आ रही थीं। अचानक उसका ध्यान एक लड़की पर गया जो कह रही थी, जो खुद को चैलेंज करते हैं वही जीत के लायक होते हैं। वो चोबन थी। लड़की हैरान रह गई जब एक अजनबी ने उसका नाम लिया। युंग ने बताया कि वो उसे टूर्नामेंट की विनर के रूप में पहचानता है। चोबन उसकी तरफ देखती है और कहती है कि वो काफी स्ट्रांग लगता है और उससे स्पार करने की पेशकश करती है। प्रोटैगनिस्ट शर्मा गया लेकिन इनकार नहीं किया। पीछे से मजाक उड़ाने की आवाजें आईं। प्लेयर्स की भीड़ हंस रही थी कि युंग खुद से बात कर रहा है। उसकी और चोबन की बात जनरल चैट में ब्रॉडकास्ट हो गई थी। वो शर्म से जलकर जान बचाने की तरह भागा। वो दौड़ते हुए सोच रहा था कि वॉन्डरर भी ऐसा ही करता था, फिर भी उसने ये बात कैसे भूल दी। लंबे समय तक दौड़ने के बाद वो आखिर रुक गया और सांस लेने लगा। उसे उम्मीद थी कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। उसने सोचा कि उसे खुद से बात करना बंद कर देना चाहिए। तभी उसे एक खास जगह दिखाई दी, मूनलाइट इन। वो टैवर्न के बोर्ड को देखता है और सोचता है कि वो पहले लो लेवल होने पर यहां बहुत आता था। ये वही जगह थी जहां स्काई कासल क्वेस्ट करने वाले खिलाड़ी अक्सर मिलते थे। यहां से उसे नई जानकारी मिल सकती थी। टैवर्न के भीतर घुसते ही उसे खाने की खुशबू ने घेर लिया। कस्टमर्स उसकी तरफ देखने लगे। वो घबराया लेकिन खुद को संभाला क्योंकि पहली छाप जरूरी थी। बार पर खड़ी लड़की ने पूछा कि वो क्या लेना चाहता है। जिंगोंग ने दूध मांगा, जिस पर एल्फ लड़की चौंक गई। वो झुककर बोला कि वो इस टैवर्न की खास बातों के बारे में जानना चाहता है। लड़की ने गंभीर होकर कहा कि एक अजीब चीज तो अभी सामने खड़ी है। फिर उसने कुछ सोचा और हंसते हुए एक चीज मेज पर रखी, पूछते हुए कि क्या वो यही ढूंढ रहा है। प्रोटैगनिस्ट झुककर उसे देखता है और कहता है कि ये दिलचस्प है, लेकिन वो ये नहीं चाहता। फिर भी पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है। तभी एक कस्टमर अंदर आता है। वो सीरिया थी, उसके साथ प्लेयर बैटल मॉलिस्क। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत पहचान लिया कि वो स्काई कासल क्वेस्ट कर रही है। फिर हील्स की आवाज आई और एक लड़की जोर से बोली कि उसे न्यूबीज से नफरत है क्योंकि वे सवाल पूछते हैं लेकिन सुनते नहीं। दूसरी लड़की ने पूछा कि क्या वो सब जानती है। तीसरी ने उसे डांटा कि कैप्टन का आदेश है, इसलिए सम्मान से बात करे। सिसन घबराकर चारों तरफ देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ। आयरन वुल्फ नाइट्स का पूरा ऑर्डर टैवर्न में दाखिल हो चुका था। सीन बदलता है। आयरन वुल्फ नाइट्स ऑर्डर, जो डेलोस एम्पायर के रूलर्स के अधीन काम करता था, अभी स्काई कासल में तैनात था ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके। उसी वजह से प्लेयर्स भी ऑर्डर के साथ स्काई कासल में क्वेस्ट्स ले रहे थे। सीन बदलता है। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था कि क्या नाइट्स भी बार में आते हैं। फियोना और डैन पपेट म्यूजियम में मिलने वाले एनपीसीएस थे। लेनी शैडो गैलरी में मिलता था, पर ये तीनों बार में कभी नहीं दिखते थे।
प्रोटैगनिस्ट अंदर आते लोगों को देखता है और समझता है कि वे 2 प्लेयर्स अभी 2 डंजन्स क्लियर करने के बाद की बातें कर रहे हैं। यानी अब इन तीनों एनपीसीएस का बैटल क्लैम प्लेयर की स्टोरी में दिखना खत्म हो चुका था। वो टेंस नाइट्स को देखकर सोचता है कि अगर वो उसके लिए आए हैं तो ये तो बहुत गलत होगा। सीरिया टैवर्न से बाहर निकलती है और आखिरी बार शॉर्ट्सिया को धन्यवाद देकर कहती है कि अब सब खत्म हो गया। जीसिंग शहर की ओर निकलता है और सोचता है कि उसे अब भी इन पर नजर रखनी पड़ेगी। वो बाकी प्लेयर्स के पीछे छिपकर टैवर्न में आए नए विजिटर्स को देख रहा था। ऊपर वाली फ्लोर पर कैप्टन इंतजार कर रहा है। ये सुनकर उसे समझ नहीं आता कि कैप्टन को इस एक्सप्लोरर की जरूरत क्यों है। वो तीनों नाइट्स की तरफ देखता है और सोचता है कि इनमें से कौन दूषित हुआ होगा। सीन बदलता है। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और सोचता है कि चाहे जो भी हो उसे इन्हें रोकना ही होगा। तभी किसी ने ऊपर से रुक जाओ चिल्लाया। 2 हेलबर्ट गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया। जीजिंग झुंझलाकर सुनता है कि बिना परमिशन के अंदर जाना मना है। तभी पीछे से कोई लड़का आता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत पीछे मुड़कर भागता है रॉजर लेवन की तरफ, वही एनपीसी जो स्काई कैसल के पास देता है। लेकिन काउंटर पर खड़ी लड़की मीठी मुस्कान के साथ बताती है कि रॉजर अभी बाहर गया है और उसके पास देने का अधिकार नहीं है। वो झुककर माफी मांगती रहती है जबकि प्रोटैगनिस्ट घुटनों के बल गिर पड़ता है। वह जमीन पर मुक्का मारता है और चिल्लाता है, ये कैसे हो गया? एनपीसी पास देने वाला अचानक कहाँ चला गया? अब स्काई टावर में कैसे जाएं? तभी कोई उसके पास आता है और उसे पुकारता है। सीन बदलता है। वही अजनबी गार्ड के सामने खड़ा होकर पास दिखाता है। गार्ड पास को चेक करता है और कहता है कि ये वैलिड है, हम जा सकते हैं। लड़के के इतना कहते ही जुंग पास छीन लेता है और जोर से बोलता है कि चलो जल्दी। वो गार्ड से हंसकर बाय बोलता है और कहता है कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ टीम बना सकता था जिसके पास पहले से पास है। प्रोटैगनिस्ट खुशी से भर जाता है और उस लड़के को दिल से धन्यवाद देता है। अजनबी प्लेयर मानता है कि वह युंग को काफी समय से ऑब्जर्व कर रहा था। वो हंसते हुए थम्स अप दिखाता है और पूछता है कि क्या वो गेम इतना एंजॉय करता है। उसे तो लगता था कि मेन कैरेक्टर्स बहुत मजाकिया तरीके से बिहेव करते हैं। युंग शर्मा जाता है और कहता है कि वो एक्टिंग नहीं करता, वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। पर उसका सेवियर जोर से हंस पड़ता है और पूछता है कि क्या वो सच बोल रहा है, क्या वो असल जिंदगी में भी उतना ही धीमे पड़ता है। अजनबी आगे चलते हुए कहता है कि प्रोटैगनिस्ट बहुत मजेदार है, वो तो ऐसी मस्ती के लिए हिप्पो तक मार दे। युंग को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, वो तो सालों से ये गेम खेल रहा है। सीन बदलता है। अचानक उसे एक डरावना ख्याल आता है, ये प्लेयर मदद दे रहा है पर वो ये मदद नहीं ले सकता। वो तुरंत सिस्टम को बुलाता है और कहता है कि उसे टीम से बाहर निकलना है। वो जल्दी से डायलॉग विंडो खोलता है और लिखता है कि उसे अर्जेंट काम आ गया है, फिर कहता है कि बाद में खेल लेंगे, गुड लक लिखकर टीम छोड़ देता है। दूसरी तरफ स्क्रीन के सामने बैठा अननोन प्लेयर मॉनिटर को छूता हुआ कहता है, बस इंतजार करो। कमरे में बैठी लड़की जो इस अननोन कैरेक्टर को खेल रही थी आगे झुककर स्क्रीन देखती है और कहती है कि उसे उस लड़के का निकनेम क्यों नहीं दिख रहा। सीन बदलता है। सनसेट की रोशनी ऊंचे टावर को ढके हुए थी। जीजिंग सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद से पूछता है कि उस खिलाड़ी का नाम क्या था। उसने नाम याद रखा था पर उससे दूर ही रहना ठीक था। वो एक टूटे फूटे से कॉरिडोर में पहुंचता है। प्रोटैगनिस्ट ऊपर देखता है और बड़बड़ाता है कि आखिर वो स्काई कासल पहुंच ही गया। ये हाइट के हिसाब से एक टावर जैसा लगता था। अब उसे तीनों को ढूंढना था, बहुत समय बर्बाद हो रहा था और उसे जल्दी से फिल्थ मारना था। तभी हील्स की आवाज गूंजती है। काफी देर पहले देखे गए नाइट्स सीढ़ियां चढ़ते हुए चिल्लाते हैं घबराए हुए। दान खांसते खांसते कहता है कि वो रिसर्चर की रक्षा कर रहा था। लेनी उसे डांटती है कि इस हालत में वो किसकी रक्षा करेगा। प्रोटैगनिस्ट इन्हें देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि लो लेवल नाइट्स ने प्लेयर को वहीं छोड़ दिया, तो आखिर डिफाइल्ड कौन हो सकता था। उसे याद आता है कि शायद डिफाइल्ड वो तीनों नहीं थे बल्कि कैप्टन बॉन ही था, आयरन वुल्फ ऑर्डर का कमांडर। सीन बदलता है। अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। जम कॉरिडोर में जितनी तेज हो सकता है दौड़ता है, गोलियों से बचता हुआ। वो टावर की लेआउट को याद करता है और सोचता है कि मॉलिस्क और बॉन की लड़ाई होने पर क्या होगा। टेंट पूरी ऑर्डर में फैल सकती है। उसे जल्दी करनी थी। उसी वक्त एक मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। मॉन्स्टर आगे बढ़कर एक और आदमी को घायल कर देता है। प्रोटैगनिस्ट दांत भींचकर उसके अगले वार से बचने की कोशिश करता है। वह दौड़ते दौड़ते सिस्टम खोलता है, पूरी ताकत से अपनी सॉर्ड चलाता है और दुश्मन को मारता है, लेकिन सैकड़ों मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं। जाइजिंग बचकर पलटवार करता है। एक मॉन्स्टर उसकी सॉर्ड को दांतों से पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि उसने सतर्कता खो दी है और मॉन्स्टर्स प्रकट हो जाते हैं, पूरा डंजन जैसे उसके खिलाफ खड़ा था। वो सॉर्ड तेजी से घुमाता है, मॉन्स्टर्स को 2 हिस्सों में काटता हुआ। ह्यूमनॉइड लिजर्ड्स उस पर स्पीयर्स लेकर हमला करते हैं।
एक मॉन्स्टर की स्पीयर प्रोटैगनिस्ट पकड़ लेता है और उसे झटका देकर पलटवार करता है, लेकिन दुश्मन हार नहीं मानता। तेज रोशनी पूरे हॉल में फैलती है। प्रोटैगनिस्ट हवा में कूदकर ऊपर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी मॉन्स्टर्स अपने साथी की रक्षा करने उड़ते हुए आ जाते हैं। एक और रोशनी की चमक सबको अंधा कर देती है। जुंग अपने ओपोनेंट्स के पीछे पहुंच जाता है और दांत भींचकर गाली देता है, और मॉन्स्टर्स हमला करने आते हैं। वो सोचता है कि इतने सारे दुश्मनों के सामने उसके पास समय नहीं है। एक लिजर्ड उसे पकड़ने की कोशिश करती है। प्रोटैगनिस्ट डार्क स्लैश इस्तेमाल करता है। आगे का हिस्सा पर्पल लाइट से फट पड़ता है। दुश्मन रुक जाता है। तभी युंग समझता है कि उसकी माना खत्म हो चुकी है। उसे दीवार से सटा दिया जाता है और वो खुद को कोसता है कि लेवल यूपी पहले क्यों नहीं किया। उसी समय उसकी नज़र एक लाल वेपन पर जाती है। जगह फिर एक्सप्लोड होती है और वो दर्द से चिल्ला उठता है। कई साथी घायल पड़े थे। युंग को याद आता है कि यहाँ एक छुपा हुआ प्लेस होना चाहिए। वह सोचता है कि शायद स्टैच्यूज की पंक्ति के आखिर में कुछ है। वो बिना रुके कॉरिडोर के अंत की तरफ दौड़ पड़ता है। उसी समय हेल्थ और लाइफ के एम्बलम्स दिखाई देते हैं, मतलब मैजिक सर्कल ऑफ फुल रिकवरी यहीं था। वह सर्कल में प्रवेश करता है, पर फ्लाइंग मॉन्स्टर्स फिर उस पर टूट पड़ते हैं। खून की बूंदें कॉरिडोर में गिरती जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट और भी गुस्से से मॉन्स्टर्स को काटता जाता है। आखिरकार जैसे ही वो खत्म करता है, वो भारी सांस लेता है। वह हाथ उठाकर देखता है कि उसका लेवल बढ़ चुका है। जीजिंग मुस्कुराता है, सॉर्ड उठाता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। मॉब्स डार्क नाइट की तरफ आगे बढ़ते रहे। केजिंग ने डार्क क्रॉस टेक्निक का इस्तेमाल किया और एक साथ कई मॉन्स्टर्स को काट डाला। वो उनमें से एक की टेल को चोट पहुंचाने में भी कामयाब हुआ, जिसने उसे खुद भी चौंकाया। हीरो आगे बढ़ता रहा और तेज होता गया। वो सीधे अपने टारगेट की तरफ भागा, एक नई टेक्निक इस्तेमाल करने के इरादे से। वो सफल हुआ। चारों तरफ खून फैल गया। ट्रिपल स्टेप से मॉन्स्टर फिर से कट चुका था, लेकिन जुंग के चारों ओर अभी भी बहुत सारे मॉब्स थे। स्पिन अटैक की मदद से उसने उस मॉन्स्टर को भी गिरा दिया जो नाइट के ऊपर मंडरा रहा था। अपनी ताकत महसूस करते हुए जुंग को लगा जैसे वो किसी नॉवल का हीरो हो। ये सोचकर वो हंस पड़ा। उसे रॉयल कॉन्ट्रैक्ट चुनने वाला फैसला याद आया और उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। सीन बदलता है। लड़ाई अभी भी जारी थी। युंग के आसपास कई कटिफ्टी बॉडी पार्ट्स उड़ रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चाहता था कि ये क्रीचर्स हमला करते ही रहें। इसी अफरातफरी में उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने एक नया मॉन्स्टर आ खड़ा हुआ। इसकी टेल पिछले मॉब से कहीं ज्यादा तेज थी। युंग जानता था कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है और अपनी ताकत पर उसे पूरा भरोसा था। उसने कहा कि ये मॉन्स्टर थोड़ा पहले आना चाहिए था। युंग का लेवल बढ़कर 14 हो गया। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी चमकी, जिसने यह बताते हुए संकेत दिया। उसे पता था कि वो ड्रैगनॉइड नेस्ट में है और उसके सामने लीकियस खड़ा है, जिसने स्काई टावर में घुसे इंट्रूडर को ढूंढ लिया था। लीकियस ने अपने ड्रैगन्स को आदेश दिया कि सफाई शुरू करें और वे पूरी ताकत से चसुंग पर टूट पड़े। सीन बदलता है। एक ड्रैगनॉइड ने अपना हथियार डार्क नाइट के ऊपर उठाया। अगर युंग ने डॉज नहीं किया होता तो वो वार बिल्कुल सीधा लगता। हीरो ने मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लिया और अपनी सॉर्ड से उसकी टांग पर चोट कर दी। ड्रैगनॉइड दर्द से गिर रहा था, तभी जिसुंग ने हवा में उछलकर अपना सॉर्ड उसके ऊपर उठाया। उसने डार्क कट टेक्निक के साथ अंतिम वार कर दिया। अब दूसरे ड्रैगनॉइड की बारी थी। वो पीछे से जुंग पर हमला करने आया, लेकिन जुंग ने उसे देख लिया और पीछे मुड़ गया। मॉन्स्टर का वेपन पावर से भर रहा था और चमकीली नारंगी आग की रोशनी बिखेर रहा था। उसने ये फ्लेम जुंग की तरफ छोड़ा, लेकिन जुंग कूदकर दूर हो गया। हीरो खुश था क्योंकि ये हमला बहुत धीमा था। ड्रैगनॉइड ने गुस्से में दांत भींचे। सीन बदलता है। अब सब उल्टा हो गया। ड्रैगनॉइड ने युंग के वार को डॉज कर लिया और उसका ब्लो पास की कॉलम पर लगा। ये पल थोड़ा ऑकवर्ड था। कुछ क्षणों के लिए सब रुक गए। युंग खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। ड्रैगनॉइड ने मौका देखकर उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारा। शॉर्टकट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जुंग ने आखिरकार इस मॉन्स्टर को भी हरा दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उड़ने वाले मॉन्स्टर्स हीरो पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। ड्रैगनॉइड्स की शक्तिशाली एनर्जी वेव ने युंग की तरफ विस्फोट जैसा वार किया। वे हवा में मंडराते हुए अपना काम देखने लगे। हीरो ने अपनी सॉर्ड उठाई। युंग गुस्से से भर चुका था। उसने इन ड्रैगनेट्स को छोटे छोटे कीड़े कहकर चिल्लाया कि अब मर जाओ। उसने जंप किक टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन उड़ते हुए मॉन्स्टर्स तक पहुंच नहीं पाया। उनमें से एक ने युंग को सीधे चेहरे पर जोरदार वार किया। सीन बदलता है। पूरा समय वो कॉम्बो सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, जो स्किल्स के बीच डिले को हटाता है, लेकिन उन्हें एक खास ऑर्डर में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी लिमिटेशन की वजह से कॉम्बो का चुनाव डार्क नाइट की मास्टरी को दिखाता है।
जुंग लगातार फ्लाइंग ड्रैगनॉइड्स पर अटैक करता रहा, जो अब खुलकर उस पर हंस रहे थे क्योंकि वो उन्हें छू नहीं पा रहा था। युंग चिल्लाता रहा कि नीचे आओ और अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करता रहा। रुककर उसने सोचा कि शायद कॉम्बो का चुनाव गलत कर दिया और स्किल 2 बार बेकार चला दी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि पीछे से किसी मॉन्स्टर का वेपन उस पर स्नीक कर रहा था। अगर युंग कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता तो वो अपनी गलती पर हंस देता, पर यहां उसकी जान पर बनी थी। खतरा महसूस होते ही वो हमले को रोकने में सफल हुआ, लेकिन उसने ड्रैगनॉइड की टेल को अपनी टांग पर लिपटते नहीं देखा। धड़ाम से वो जमीन पर गिर पड़ा और मॉन्स्टर अपनी छोटी जीत पर खुश हुआ। मजे के लिए वो जुंग के पास खेलते हुए अपना वेपन उसके सिर के ठीक पास से गुजार रहा था। एक तेज हाथ चमका और अगले ही पल मॉन्स्टर युंग की लात खाकर पीछे उड़ गया। हीरो ने मौके का फायदा उठाया और अपनी सॉर्ड उसके ऊपर उठा दी, लेकिन अचानक किसी और का मल्टीप्रॉन्ग्ड वेपन सीधा ड्रैगनॉइड के दिल में घुस गया और खून चारों तरफ बिखर गया। युंग ऐसे मोड़ की उम्मीद नहीं कर रहा था, ये वार साफ उसके लिए था। सीन बदलता है। लीकियस अब और नहीं देख सकता था। वो गुस्से में था कि उसके मॉन्स्टर्स खिलाड़ी को नहीं हरा पाए। लीकियस और युंग लड़ाई की तैयारी में खड़े हो गए। युंग ने बिग स्विंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और शक्तिशाली एनर्जी वेव लीकियस की तरफ बढ़ी। वार सही लगा, लेकिन लीकियस को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वो बॉस था, उसे हराना आसान नहीं था। सीन बदलता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहे। युंग को पैरों और बाहों पर कई वार लगे। लीकियस लगातार एनर्जी इकट्ठा कर जिस्म की तरफ छोड़ता रहा। हीरो पसीने से तर था, लेकिन पीछे नहीं हट रहा था। काफी इलेक्ट्रिसिटी जमा करने के बाद लीकियस ने मुस्कुराकर सब छोड़ दिया। एक शक्तिशाली वार युंग पर गिरा और कमरा नीली रोशनी से भर गया। ये वार खिलाड़ी को मार नहीं पाया, लेकिन वो बुरी हालत में था। उसके कपड़े और बाल पूरी तरह जल चुके थे। लीकियस ने जीसिंग को कॉलम पर पटक दिया। हीरो टकराकर दूर जा गिरा। वो खुद भी इस वार से हैरान था। उसे आराम चाहिए था। मॉन्स्टर भी थक चुका था, लेकिन वो खुद से खुश दिख रहा था। युंग ने अपनी सारी ताकत मुट्ठी में जमा की और फिर वार किया, चाहे कितना भी दर्द क्यों न हो। उसने शॉर्टकट टेक्निक इस्तेमाल की, लेकिन लीकियस ने उसे पैरी कर दिया। जाइजिंग ने स्पिन अटैक ट्राई किया, लेकिन वो भी असफल रहा। हीरो मुख्य ड्रैगनॉइड के सामने जमीन पर गिर गया। लीकियस खुश होकर अपनी मल्टीप्रॉन्ग्ड सॉर्ड युंग के ऊपर उठाते हुए बोला कि क्या वो खत्म हो गया। युंग ने मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया और लीकियस डिसाइसिव वार नहीं कर पाया। हीरो कमरे के दूसरे सिरे पर पहुंच चुका था। थकान से भरा युंग हल्की आवाज में गिनती करने लगा। ड्रैगनॉइड गुस्सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युंग क्या बड़बड़ा रहा है। जैसे ही युंग ने 4th काउंट पूरा किया, वो दौड़ता हुआ मॉन्स्टर पर टूट पड़ा और जोरदार वार किया। लीकियस बिल्कुल तैयार नहीं था। युंग ने जंप स्ट्राइक टेक्निक इस्तेमाल की और लड़ाई की जगह का फर्श टूटने लगा। लीकियस हैरान था कि ये ताकत आई कहां से। हीरो ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, इस कॉम्बो सिस्टम की असली ताकत डॉज में नहीं बल्कि एक्सप्लोजिव पावर में है, जो अब सीधा दुश्मन पर गिर रही थी। ड्रैगनॉइड का शरीर खून से ढक गया और वो दर्द से चीखा। लीकियस ने फिर एनर्जी छोड़ी, लेकिन युंग ने ऑरा का इस्तेमाल करके उसे काट दिया। सीन बदलता है। लीकियस एनर्जी जमा कर रहा था और युंग उसके पीछे आ गया। वो अब पूरी तरह गंभीर था। वो कॉम्बोज गिन रहा था, जितने ज्यादा कॉम्बोज उतना ज्यादा डैमेज। 5वें कॉम्बो पर डैमेज 200% पहुंच जाता है। युंग ने सारी जमा एनर्जी इस्तेमाल की। उसने बिग स्विंग टेक्निक का इस्तेमाल किया सीधा लीकियस पर। टावर के पास बैठे पक्षी डरकर उड़ गए। खिड़कियों में चमकीली पर्पल रोशनी फैल गई। जिंग का वार पूरे बिल्डिंग में गया, उसे बीच से 2 हिस्सों में काटते हुए, और इसी वार के साथ लीकियस का शरीर भी 2 हिस्सों में बंट गया। मॉन्स्टर के शरीर से खून निकल रहा था और युंग उसे देख रहा था। हीरो ने घोषणा की कि ड्रैगनॉइड नेस्ट अब साफ हो चुका है। सीन बदलता है। खांसते हुए काइजून लीकियस के शरीर से थोड़ी दूर थकान से जमीन पर गिर गया। अचानक फुटस्टेप सुनाई दिए। कोई चिल्ला रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि यहां क्या हुआ और इतनी आवाज क्यों थी। वे सोल्जर्स थे, जो इतने सारे कॉर्प्सेस देखकर चौंक गए। सोल्जर्स ने वाइस कैप्टन को बुलाया और कहा कि उन्होंने एक आदमी देखा है। यह कहने के बाद ड्रैगन और उसका पूरा नेस्ट साफ हो चुका है। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर गिर पड़ा। भौहें सिकोड़कर उसने खुद से कहा कि लड़ाई काफी कठिन थी और अब तो उसे कोई उठाकर आगे ले जाए तो अच्छा हो। अचानक उसके पूरे शरीर से तेज रोशनी फूटने लगी। सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमका। वो लेवल 15 पर पहुंच चुका था। ये देखकर उसने खुश होकर कहा कि अच्छी बात है, हेल्थ भी पूरी फिल हो गई। उसने अपनी सॉर्ड पर हाथ टिकाया। उठते हुए चौड़ी मुस्कान के साथ बोला कि अब रिवॉर्ड्स लेने का समय है और अगली फ्लोर पर बढ़ने का भी। टूटे फूटे मॉन्स्टर्स जमीन पर बिखरे पड़े थे। जिजोंग ने उन्हें देखते हुए हैरानी से पूछा कि इनमें से कुछ गिरा क्यों नहीं।
लेकिन उसके उम्मीद के उलट वाइस कैप्टन ने उसकी तरफ स्पीयर तान दिया और बोला कि किसने कहा कुछ नहीं गिरा। क्या वो सच में कहना चाहता था कि उसने ये सारे मॉन्स्टर्स अकेले मारे? लड़का डरते हुए पीछे मुड़ा। आदमी ने गुस्से से आंखें तिरछी की और पूछा कि वो है कौन और टावर के अंदर आया कैसे। इतना कहते ही लाल धारों वाली स्पीयर्स हवा में घूमी और नाइट्स ने हर तरफ से प्रोटैगनिस्ट पर हथियार तान दिए। वाइस कैप्टन ने दूसरी हाथ से जाइसिंग का वेपन पकड़ा और कहा कि अपना नाम बताओ, किस फैक्शन से हो और उसे कैसे जानते हो, सब जवाब दो। प्रोटैगनिस्ट ने डर में हाथ ऊपर कर दिए। स्पीयर्स उसके सिर तक आ गईं और वो मन ही मन सोचने लगा कि वो उसको कैसे नहीं पहचान सकता। हार्ट्स की आंखों में साफ तिरस्कार था। हीरो मन में बड़बड़ाया कि गेम में उसकी बेहूदी हरकतों की वजह से वही एक एनपीसी था जिसकी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ी थी। कुछ सेकंड बाद वाइस कैप्टन ने उसकी कंधे पर स्पीयर टिका दी और कहा कि लगता है वो बोलने का इरादा नहीं रखता। ये सुनकर जिसंग घबरा गया और जोर से बोला कि वो उसे पहचानता है, आयरन वुल्फ ऑर्डर का वाइस कैप्टन। हार्ट्स ने पूछा कि टावर के अंदर आया कैसे। प्रोटैगनिस्ट ने माथा सिकोड़ते हुए कहा कि उसे पास रॉजर लेविन ने दिया था। ये सुनकर आदमी ने आंखें तिरछी की और बोला कि दिखाओ। अचानक जुंग ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया कि उसके पास नहीं है, पास उसके दोस्त के पास है। छत पर बनी खूबसूरत पेंटिंग के नीचे वाइस कैप्टन ने पूछा कि कौन सा दोस्त और कहाँ है। लड़के ने घबराकर जवाब दिया कि शायद वो नीचे है। प्रोटैगनिस्ट से नजरें हटाए बिना हार्ट्स ने आदेश दिया कि युंग उसे नीचे ले जाए। उसकी पहचान कंफर्म होने और पास दिखाने से पहले उसे जाने नहीं देगा, और अगर उसने पास जलाया होगा तो नतीजे से बच नहीं पाएगा। कुछ ही पलों बाद प्रोटैगनिस्ट को गार्ड से घिरे हुए कॉरिडोर से ले जाया जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये आदमी इतना खड़ूस क्यों है और किस बदकिस्मती से उसे यही कैरेक्टर मिल गया जब उसके पास वाकई टाइम नहीं था। उसे बैटल क्लैम नाम की लड़की याद आई। अगर वो मूनलाइट इन जाकर स्काई टावर में दाखिल हो चुकी थी तो इसका मतलब था कि उसने कहानी वाले डार्क कॉरिडोर डंजन को क्लियर कर लिया है और अब कैस्टेलियन जीतने के लिए टावर की शीर्ष मंजिल की ओर जा रही होगी। लड़के ने सोचा कि बैटल क्लैम डंजन पर डंजन क्लियर करती जा रही होगी। टॉप तक पहुंचकर वो सीरिया के साथ ऊपर वाले कॉरिडोर में दाखिल होगी और वहां उसे वो एनपीसीएस मिलेंगे जो बैटल में उसकी मदद करने वाले हैं, और उन्हीं में नाइट कैप्टन बॉन विल्स्टेड भी होगा। सोच से बाहर आते ही उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। मन ही मन बोला कि अब तक प्लेयर को लास्ट फ्लोर पहुंचना चाहिए था अगर बीच में रुकावटें न आती, और अब तो होने को ये भी हो चुका होगा कि वो बॉन से मिल चुकी होगी और कौन जाने वो करप्ट भी हो चुका हो। ये सोचकर वो अचानक रुक गया। नाइट्स ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। उनके समझने से पहले ही प्रोटैगनिस्ट ने डार्क स्लैश छोड़कर उन पर हमला कर दिया। वाइस कैप्टन ने दांत भींचे और सोचा कि क्या ये कोई दूसरा हिडन ब्लेड है और इसे उसने छुपाया कहाँ था। उसी पल उसने अपनी स्पीयर से वार किया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में हैरानी उभर आई। सामने वाला गायब हो चुका था। जिसोंग उसी क्षण उसके पीछे प्रकट हुआ। इसे देखकर हार्ट्स उस पर झपटते हुए बोला कि अपनी चालें छोड़कर सामने आ। लड़के की आंखें चमक उठीं और वो चिल्लाया कि आ रहा हूं, और फिर उल्टा भागना शुरू कर दिया। वाइस कैप्टन और नाइट्स उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सिस्टम स्क्रीन खोली और खुद से बोला कि अच्छा हुआ उसने फाइट प्रैक्टिस को हल्के में नहीं लिया, नहीं तो यहां खतरा बढ़ जाता। लेकिन ट्रूथ ये था कि नाइट कैप्टन से लड़ने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। वो इन्वेंट्री में क्या है देखने ही वाला था कि हंस ने पूरी ताकत से स्पीयर उसके तरफ उछाल दी। ये देखकर युंग ने इन्वेंट्री से जो पहली चीज हाथ लगी वही बाहर निकाल ली। स्पीयर सीधी उछलकर उसके हाथ की बॉम्ब में धंस गई। हार्ट्स ने दांत भींचकर पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल भारी विस्फोट ने कॉरिडोर हिला दिया। वो हाथ झटकते हुए आगे भागा, फिर रुककर उलझन में जमीन की तरफ देखा। वो काली चिपचिपी लिक्विड में फंसा था। वाइस कैप्टन गुस्से में चिल्लाया कि ये लड़का कमजोर है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उसने ऊपर देखा। जीजन उसके सामने खड़ा था, हाथ में जलती हुई बॉम्ब पकड़े और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। वाइस कैप्टन का चेहरा उखड़ गया। वो बोला कि ये कैसे हो सकता है। रोशनी के तेज धमाके से भागते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सुना कि आदमी चिल्ला रहा था कि वो उसे पकड़कर अपने हाथों से गला दबा देगा। जुंग ने बगल में देखते हुए चिल्लाया कि ये बॉम्ब बस आवाज करते हैं, असली डैमेज तो कम ही होता है। कभी कभी कॉम्बो बॉम्ब और ऑयल बॉटल न हो तो दिक्कत आ जाती है। उसने शज्जी को याद करते हुए सोचा कि जिस सामान को उसने टैवर्न से खरीदा था वही आज काम आ रहा है। बाहर शाम ढलने लगी थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए सीएस ने देखा कि सूरज लगभग डूब चुका है। आगे लोग चल रहे थे और लड़का जोर से पूछ रहा था कि वो प्लेयर कहाँ है। उसकी आंखें सदमे में फैल गईं। सीरिया ने पीछे मुड़कर पूछा कि क्या उनके आगे कोई और रिसर्चर है। एजो ने धीरे से पीछे देखते हुए प्रोटैगनिस्ट को कहा कि जल्दी करो और सेफ जगह ढूंढो। पीछे से आवाज आई। लड़का हंस रहा था। बोला कि अगर जिसुंग को अपनी जान प्यारी होती तो वो यहां आता ही नहीं और उसे रिसर्चर से कोई मतलब नहीं।
बॉन्ड ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि लड़के को उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने पसीना पोंछते हुए फुसफुसाया, मिल गए। उसी समय पीछे से जोरदार चीख गूंजी जिससे वो कांप गया। मुड़कर उसने देखा वाइस कैप्टन सामने खड़ा था, आंखों में जलती हुई आग के साथ। गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाया कि युंग में इतनी हिम्मत थी कि उसने उसके मुंह पर बॉम्ब फेंक दी। बॉन्ड नीचे आते हुए पूछता है कि क्या हो रहा है। भौहें सिकोड़ते ही उसे सुनाई दिया, इस कमीने को पकड़ो। तलवारें देखकर प्रोटैगनिस्ट का मुंह खुला रह गया, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हार्ट्स ने भौहों के नीचे से घूरते हुए चिल्लाया कि तैयार हो जाओ। जुंग के चेहरे पर पसीना बहने लगा। ऊपर की तरफ उंगली दिखाकर वो चिल्लाया कि ऊपर एक नंगा आदमी उड़ रहा है और पूरी जगह की मार्किंग कर रहा है। प्लेयर्स ने पीछे मुड़कर देखा और उलझन में बोले कि वहां कोई आदमी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट ने पूरी ताकत से स्टोन फ्लोर से छलांग लगाई। इमारत से बाहर निकलते ही वो एड्रेनलिन में जोर से चिल्लाया। वाइस कैप्टन और नाइट कैप्टन नीचे देखकर हैरान रह गए। तभी प्रोटैगनिस्ट की सॉर्ड दीवार में आर पार घुस गई। उसकी वजह से युंग की रफ्तार आखिरकार धीमी होने लगी। सीन बदलता है। ऊपर की एक मंजिल खाली थी। उसी पल लड़का वहां कूद गया। लैंड होते ही उसने राहत की सांस ली, फिर दांत भींचकर बोला कि वो बस थोड़ा सा दूर था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि गंदगी अब तक ज्यादा फैली नहीं थी, इसलिए उसे जल्दी करनी थी, क्योंकि उनका जो भी प्लान था उसे अगले डंजन पहुंचने से पहले साफ कर देना था। सीन बदलता है। इस घटना के बाद चारों ऊपर चढ़ने लगे। सीरिया ने अचानक खिलाड़ी से पूछा कि वो कौन है। नाइट कैप्टन ने कहा कि उसे भी कोई अंदाजा नहीं, ये दुनिया तो अजीब लोगों से भरी पड़ी है। वो अचानक मुड़ा, चेहरे पर पागल सी मुस्कान लेकर, और हाथ बढ़ाते हुए बोला कि उसे भूल जाओ, क्योंकि वो काफी थक चुका है। फिर उसने कहा कि क्यों ना अगली मंजिल पर रुक जाएं। सीढ़ियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही थीं। प्रोटैगनिस्ट कांपते पैरों से ऊपर चढ़ रहा था और बोला कि इस जिंदगी के लिए सीढ़ियां अब बहुत हो गईं। उसने पूछा कि वो फाइटर लड़की कहाँ रह गई और खुद को रोकते हुए सोचने लगा कि क्या वे सच में अगले डंजन तक पहुंच गए हैं। सीन बदलता है। अचानक अगली मंजिल पर किसी की तेज चीख सुनाई दी, जो बॉन्ड से रुकने की गुजारिश कर रहा था। लड़का तुरंत ऊपर भागा। मोड़ से निकलते ही उसने देखा कि नाइट कैप्टन अपने साथी पर भयानक नजरों से झपट रहा था। जाइसिंग की आंखों में डर भर गया और उसके दिमाग में चीख गूंजी कि वो बहुत देर कर चुका है। लेकिन तभी वो आदमी रुक गया और गर्मजोशी से मुस्कुराकर बोला कि उसे पता है ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन भागने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि दर्द इसलिए है क्योंकि उसकी मांसपेशियां बहुत टाइट हो चुकी हैं। आंजो शर्मा गया और मुंह घुमाकर बोला कि वो चाहे तो रोक सकता है, लेकिन थोड़ा नरमी से पेश आए। सीन बदलता है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट सीढ़ियों पर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से झांककर उन दोनों को बात करते हुए देखने लगा और सोचा कि इस बार तो बच गया, लेकिन फिर भी वो नाइट कैप्टन पर नजर रखेगा जब तक उसका असली चेहरा सामने ना आ जाए। इन बातों के साथ जिंग सिंह ने मुट्ठी कस ली। कुछ देर बाद वो खड़ा हुआ और सख्ती से बोला, नहीं। उसने याद किया कि बैन कैसे जम्हाई लेते हुए सबसे पीछे चलता रहा था और कभी किसी एनपीसी या यूजर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। उसे याद आया कि नाइट कैप्टन अपने साथियों की तारीफ भी करता था और नाइटली ऑर्डर को भी दबाने की कोशिश नहीं करता था। यादों से बाहर आते ही प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में दांत भींचे और कहा कि सब उल्टा है, वो आदमी बिल्कुल सामान्य है। सीन बदलता है। बॉ अपनी टीम को देखकर मुस्कुरा रहा था। आंजो ने लड़कियों से कहा कि उन्हें इस जगह को तलाशना होगा ताकि ओनर को ढूंढना आसान हो। उसने जोड़ा कि वो और बॉन उस दिशा में जाएंगे। अचानक नाइट कैप्टन एक कदम आगे बढ़ा। चमकती आंखों के साथ वो बैटल मॉलिस्क के सामने जाकर खड़ा हुआ। पागलपन भरी मुस्कान के साथ उसने खिलाड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। ये देखकर जिसंग की भौहें तन गईं, लेकिन तभी बॉन ने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और आंख मारते हुए कहा कि वे जल्दी मिलेंगे। इन शब्दों के बाद वे दोनों आगे बढ़ गए और लड़का मन में बोला कि उसे पता था। वो संदिग्ध जरूर लग रहा था, पर उसने अब तक कुछ किया नहीं था। सब कुछ ठीक वही था जैसा गेम के डायलॉग में होता था। शायद वो भ्रष्ट नहीं था। फिर उसने खुद से पूछा, अगर वो बॉन नहीं था या कोई लो लेवल नाइट नहीं था तो कौन? ये सोचकर वो उनके पीछे दौड़ा और बोला कि उसके अनुभव के हिसाब से ये नाइटली ऑर्डर का वही सदस्य था जो टैवर्न में दिखा था। लेकिन सोचने पर उसे लगा कि टैवर्न के अंदर रहकर बाहर का नजारा दिख ही नहीं सकता। उसने अंदर और बाहर दोनों दृश्यों की कल्पना की और सोचा कि शायद गेम ने ये हिस्सा स्किप कर दिया हो और वो लोग भ्रष्ट न हो। सीन बदलता है। उसी समय बॉन और आंजो के सामने नाइटली आर्मर पहने दुश्मन आ गए। चमकती आंखों वाले आर्मर्ड मॉन्स्टर्स उन पर बढ़ रहे थे। नाइट कैप्टन रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला कि लगता है इस जगह का मालिक बिल्कुल बेहुदा है, मेहमानों का स्वागत करने में इतने कमजोर भेजे हैं। उसने कहा कि जाकर अपने बॉस को बाहर बुलाओ। एनपीसी तुरंत हमला करने दौड़ पड़े और प्रोटैगनिस्ट कोने से ये सब देख रहा था।
उसे अचानक हाथ में पकड़ी वो कार्ड याद आई जो गल्गिश को हराने के बाद मिली थी। उसने सोचा कि अगर बॉन्ड करप्ट होता तो उसे मारने पर वही कार्ड मिलता क्या? नाइट कैप्टन की मौत की कल्पना करते हुए उसने सोचा कि ओरिजिनल कहानी में बॉन्ड यहां नहीं मरता। अगर वो यहां मर गया तो कहानी पूरी तरह बदल जाएगी और करप्शन से भी बुरा हो जाएगा। फिर उसने एक भयानक ऊर्जा वाले बॉस की कल्पना की और सोचा कि क्या गल्जिश जैसा दृश्य दोबारा होगा और इस बार भी उन्हें किसी नए बॉस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। कोने में खड़े हुए जिजोंग ने सोचा कि जितना वो सोचता जा रहा है उतना ये बात तर्कसंगत लग रही है। बॉन्ड ने एक और वार किया और गुस्से में पूछा कि वो हरामी अपना दिल कहाँ ले जा रहा है। उसके साथी ने पूछा कि क्या वो अभी भी उस पीले बाल वाले को ढूंढ रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने सुना कि वे उसे ढूंढकर अरेस्ट करने वाले हैं। उसने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि ये दिक्कत थी हार्ट्स के साथ जो हुआ उसकी वजह से और नाइट्स भी अब उसे निशाना बनाए हुए थे। लेकिन बॉस फाइट में उनकी मदद करने के लिए उसे अंदर जाना ही होगा। सीन बदलता है। आसपास कोई नहीं था। बगल से सॉर्ड रगड़ने की आवाज आई। तलवार पकड़े आदमी ने आत्मविश्वास से कदम बढ़ाया। नाइट की आर्मर जमीन पर गिरकर बज उठी। लड़की मुस्कुराई और बोली कि उसकी स्किल हमेशा से उसे प्रभावित करती आई है। बूढ़े ने सिर मोड़कर कहा कि वो उसकी टांगें खींचना बंद करे। तलवार वापस रखते हुए उसने कहा कि वे काफी दूर आ चुके हैं। फिर पूछा कि कितना और बाकी है। लड़की आगे बढ़ी और बोली कि जादुई ऊर्जा की डेंसिटी देखकर लगता है कि वे काफी करीब हैं। बूढ़े ने नजर न हटाते हुए कहा कि क्या वो थोड़ा हट सकती है। उसने तलवार घुमाई और एक तेज माना की धारा आगे छोड़ दी। शायरन ने डर से आंखें फैला लीं। बूढ़े ने माफी मांगी और कहा कि उसे लगा कोई मॉन्स्टर छिपा है। प्रोटैगनिस्ट ने सॉर्ड को चेहरे के सामने पकड़कर स्टांस लिया। बूढ़ा भौएं चढ़ाकर सोचता है कि भले उसने पूरी ताकत से वार नहीं किया पर उसे रोकना किसी स्किल्ड वॉरियर का ही काम था। लेकिन ऐसा लगता था कि लड़का अपनी गोस्टली हैंड की पल्सेशन को काबू में नहीं रख पा रहा था। जिजोंग डर से जम गया और सोचा कि वो तो अभी मर ही गया था। बूढ़े ने लड़की को पीछे किया और पूछा कि एडवेंचरर उनके पीछे क्यों आ रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा कि उसे उनसे एक विनती करनी है। सीन बदलता है। प्रोटैगनिस्ट ने चायरन की ओर देखा और सोचा कि वो एक डार्क फेरी है जो मैजिक स्कूल में मैजिक गिल्ड चलाती है। फिर उसने पीबायो को देखा जो एक लेजेंडरी गोस्ट नाइट है और अपनी असली पहचान छुपाता है और ब्लैक एलीज में गोस्ट जिम चलाता है। युंग ने मुट्ठी भींची और सोचा कि ये उनकी मेन स्टोरी है, लेकिन वो एनपीसी भी थे जो फाइनल बैटल में कैप्टन से मिलने के बाद उसकी टीम में शामिल होते हैं। अगर वे उसके लिए गवाही दे दें तो नाइटली ऑर्डर मजबूर होकर उसे अंदर जाने देगा। उसने पूछा कि क्या वो उनके साथ एक साथी के तौर पर शामिल हो सकता है। शायरन ने हैरानी से कहा कि अभी तो मिल ही रहे हैं, वो क्यों मानेंगे। प्रोटैगनिस्ट घूरता रहा और सोचता रहा कि उसे पहले से पता था। उस आदमी की वेबसाइट पर उसने 1 महीने की छुट्टी वाले पोस्ट की बात याद की। उसे यकीन था कि वे मना कर देंगे, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो उन्हें मना लेता तो आगे जाकर ये उसके लिए फायदेमंद होता। टिप्पणियों की याद करते हुए युंग को याद आया कि उनकी भरोसा जीतने का बस एक तरीका है। उसने उंगली सामने करके कहा कि वो उनके लिए उपयोगी साबित होगा। सीन बदलता है। प्रोटैगनिस्ट ने प्रसिद्ध फाइटर की ओर इशारा किया। शायरॉन की आंखें फैल गईं। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। हीरो मन ही मन हंसा और कहा कि ये कैसे हो सकता है जब इस आदमी की असली पहचान कोई नहीं जानता। पीबीओ ने अपनी आंखों पर लगी मास्क को ठीक किया और चौंक गया। प्रोटैगनिस्ट ने ऊंची आवाज में कहा कि ऐसा व्यक्ति सच में मौजूद है, लेकिन ये नाम बूढ़े का असली नाम नहीं है। कंफ्यूज होकर लड़के ने सोचा कि पीबीओ को ये कैसे पता नहीं, जबकि गोस्ट नाइट की डिस्क्रिप्शन में यही लिखा था। उसे याद आया कि यह हिस्सा हाल की अपडेट में बदल दिया गया था। बूढ़े ने नाइट्स को आते देखा और कहा कि उनके पास मेहमान आ गए हैं। युंग ने आंखें चौड़ी की और याद करने की कोशिश की कि पीबीओ ने ये नाम क्यों इस्तेमाल किया होगा। ये कोई जगह तो हो नहीं सकती। सीन बदलता है। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ कसकर बांधे और बूढ़े को टावर ऑफ डिस्पेयर का ग्रेट ग्रैंडसन कहा। शायरन मुस्कुराकर बोली कि लड़का दिलचस्प है, लेकिन थोड़ा जल्दी कर रहा है। उसके पूरा बोलने से पहले ही बूढ़े के शरीर से जोरदार ब्लास्ट निकली और माना चारों तरफ फैल गई। नाइट्स की आर्मर टूटकर बिखरने लगी। लड़की ने अपना चेहरा ढक लिया और चौंककर पीबीओ की तरफ देखा। बूढ़ा धीरे से प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखता है और पूछता है कि वो आखिर है कौन। जुंग ने भौहें सिकोड़कर मन में ही पूछा कि क्या उसने सही कहा था या नहीं।